Assalamu alaikum students. So in our previous lecture we discussed the motives about the direct foreign investment, that why multinational companies go for the option of direct foreign investment, and we discussed that there are the main two objectives for direct foreign investment by the multinational companies. First one is to have higher revenues, and the second one is to have their DFI setups with the objective that they want to reduce the costs. तो सबसे पहले तो ये कि रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए जब आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक नया सब्सिडरी सेटअप एस्टैब्लिश करते हैं, तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड. किस तरह से कि आपका मेन मोटिव ये होता है दैट यू आर ट्राइंग टू हैव मोर एंड मोर रेवेन्यूज, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट को अचीव कर लिया है. नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली इंट्रोड्यूस द न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड इनटू योर एग्जिस्टिंग सेटअप, क्योंकि आप एक फर्दर डिमांड इंक्रीज करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज होगी तो रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे. सो यू कैन अचीव द टारगेट ऑफ हायर रेवेन्यूज बाय हैविंग मोर सोर्सेज ऑफ डिमांड, बिकॉज आपके जो एग्जिस्टिंग डिमांड सेटअप है वहां पे आपने एक पॉइंट तक लेवल तक अचीव कर लिया है कि आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि आपके प्रोडक्ट्स मैच्योर हो गए हैं, आप उस मार्केट में मैच्योर हो चुके हैं. सो नाउ यू आर ट्राइंग टू गो इनटू द फॉरेन मार्केट्स एंड यू आर ट्राइंग टू हैव योर सेटअप्स इनटू द फॉरेन मार्केट्स और इन एन अदर मार्केट वेयर यू कैन गेट मोर बेनिफिट and where you can increase your revenues. Second thing, you can enter into profitable markets. One thing that when you are matured in one market, then you can focus on the criteria that whether you can enter into a market where you can get more and more profits. तो आप उन profitable markets में introduce करा सकते हैं अपनी subsidiaries को, या एक नया subsidiary setup establish कर सकते हैं into the market where there are chances that you can get more and more profits. एक्सप्लॉयट मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस वी हैव डिस्कस्ड कि आपके पास अगर मोनोपोली है किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप मोनोपोली है क्या, हमने बात की थी कि मोनोपोली में बेसिकली आपके कंपेटिटर्स या तो आपके लेवल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते या फिर उस मार्केट में और कोई कंपेटिटर अवेलेबल ही नहीं है. सो दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट की या आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी मोनोपोली है इन दैट सेटअप, सो यू आर ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. एक्सप्लॉयट द मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज मीन्स इफ यू आर ट्राइंग टू have a setup in or a new subsidiary into another market where you can get some type of benefit, so you are trying to get or exploit the monopolistic advantage over there. तो अगर तो आपके पास monopolistic advantage achieve हो जाता है by having a new establishment of a new subsidiary, what you can do is you can increase your revenues. So any way by which you are going, like either you are attracting the new demand sources or you are trying to enter into profitable markets, or either you are trying to exploit the monopolistic advantage. Basically, your main objective is to increase the revenues and you are trying to establish the multinational setup or your DFI setup into a new market or into a new country because you are trying to increase on with your revenues. Finally, diversification in terms of international level, that means internationally diversification आप achieve करें, diversify करें. So diversification क्या है कि basically you are trying to have your setup into different markets, into different countries, so that if in case किसी एक country से या currency से आपको अगर लॉस होता है तो दूसरी साइड से आपको उसका बेनिफिट अचीव हो जाए. तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कि आप जितना डाइवर्सिफाई करते हैं आप उतना ही अपने लॉसेस को रिड्यूस करते हैं. सो इंक्रीजिंग योर रेवेन्यूज कैन बी द ऑब्जेक्टिव वेयर बाय यूजिंग द इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन यू कैन मूव ऑन विद द फैक्ट दैट हैविंग मोर एंड मोर कंपनीज और हैविंग मोर एंड मोर सब्सिडरीज इनटू डिफरेंट कंट्रीज विल गिव यू बेनिफिट अल्टीमेटली एंड you will achieve the benefit through diversification. Second main objective is to reduce the costs. तो आप बेसिकली क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट, और उसमें आप कैसे करेंगे कि फुली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल. किसी ऐसे कंट्री में सेटअप एस्टैब्लिश कर लें अपनी सब्सिडरी का जहां पर आपको प्रोडक्शन पर कोई बैरियर्स ना हो और वहां पर आप यू कैन प्रोड्यूस एज मच एज यू वांट एंड देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स वेयर एवर यू वांट और एल्सवेयर. सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी उतना ही देयर इज अ चांस दैट यू कैन अचीव द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी कॉस्ट रिड्यूस होती जाएंगी, विच इज योर मेन objective being a multinational company.
So use of foreign factors of production, that can be another objective. First thing कि आपने economies of scale achieve कर लिया. Second thing that you are trying to use the foreign factors of production. किस तरह से कि foreign factors of क्योंकि foreign production factors of production जो होते हैं वो immobile होते हैं. So अगर possibility है कि आप use कर सकें foreign factors of production at cheap prices, so there is the point where you can increase on with your revenues and you can decrease your cost, because आप किसी foreign country में जाके या किसी foreign setup में जाके factors of productions को utilize कर रहे हैं at low rates as compared to the domestic setup. So in that case there is a possibility कि आप costs को reduce कर रहे हैं. In that case जब costs reduce हो जाएंगी तो obviously आपके revenues increase हो जाएंगे. So जब आपको किसी फॉरेन कंट्री में आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं, सो ऑब्वियसली इट इज इन द बेनिफिट ऑफ योर मल्टीनेशनल कंपनी दैट दे कैन अचीव द लोअर कॉस्ट एंड दे कैन जनरेट हाई प्रॉफिट्स और हाई रेवेन्यूज, व्हिच इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर हैविंग द सेटअप इन DFIs. थर्ड थिंग इज द यूज ऑफ फॉरेन रॉ मटेरियल्स, कि अगर तो आपके पास पॉसिबिलिटी है या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप फॉरेन रॉ मटेरियल्स को यूज कर सकें, बिकॉज फॉरेन रॉ मटेरियल्स मे बी आर इन योर बेनिफिट बिकॉज दे आर अवेलेबल एट चीप प्राइसेस. सो यू कैन गो फॉर इट बाय यूजिंग दी हैविंग योर सेटअप इनटू अ डिफरेंट कंट्री जहां पे आपके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो चीप है. सो जब रॉ मटेरियल्स आपको चीप प्राइसेस पे मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन भी उतनी ही रिड्यूस्ड कॉस्ट पे होगी और उतने ही रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, बिकॉज आपकी डिमांड तो डिफरेंट मार्केट्स में है, डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड में है. सो वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग द चीप रॉ मटेरियल्स, आपकी डिमांड वही है जो फॉरेन मार्केट्स में है. और अगर आप चीप मटेरियल मीन्स के क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन अगर आपको रिड्यूस्ड प्राइसेस पे अवेलेबल हैं रॉ मटेरियल्स, यू कैन गो इनटू दोज इकोनॉमीज एंड यू कैन यूज देम. एंड DFI वन ऑफ द मोटिव है कि DFI सेटअप कर दें, आप अपना सब्सिडरी वहां पर एस्टैब्लिश कर दें, या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस को एक्वायर कर लें एंड देन यू कैन यूज द रॉ मटेरियल, एंड इन दैट केस यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट्स. यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, वी हैड डिस्कस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करके एडवांसमेंट को बेसिकली ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट एंड देन यू आर ट्राइंग टू सी वेदर यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट और नॉट. सो फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस कि आप न्यू वेज इंट्रोड्यूस कराएं इनटू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस. एडवांसमेंट के साथ ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो. सो what you can do is whether you can go for the foreign subsidiaries and you can have, or you can acquire a setup where they are using the advanced technology, and then you can try to learn more about the advanced technology and introduce it into the other setups of your business also. So in that way there is a possibility that you can reduce the costs. Finally, we discussed the reaction or react to the exchange rate movements. If you are trying to react towards the exchange rate movement, since that is the main objective for the international finance, कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो exposure है toward exchange rate movement वो reduce कर दिया जाए, और by using that you are trying to reduce the cost. So what will you do is कि आप अपना DFIs का या direct foreign investment किसी ऐसे country में करेंगे जहां पर उनकी currency इस वक्त weak है. So you are trying to have your setup in a country where their domestic currency is weak. Once your business has been established over there, then you can increase on towards the value. How if there is a possibility कि उस country की currency enhance होने का chance है, strengthen होने का chance है, appreciate होने का chance है. So what will be the objective या motive, आप किस तरह से achieve करेंगे कि आपने अपना DFI का setup establish कर दिया किसी ऐसे country में जहां पर उनकी currency इस वक्त weak है. बट इन नेक्स्ट 6 months और 8 months देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसी कंट्री की करेंसी इनहेंस हो जाए, अप्रिशिएट हो जाए. सो इन दैट केस ऑब्वियसली आपने जब सेटअप लगाया था या आपने जब सब्सिडरी स्टैब्लिश की थी उस वक्त आपको वो कॉस्ट हायर नहीं थी. बट नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट सेटअप, सो दैट हैज गॉन एक्सपेंसिव ड्यू टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर करेंसी. सो यू कैन आइडेंटिफाई दोज मार्केट फॉर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट थिंग, द मार्केट वेयर यू कैन अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सेकेंड
Second thing, the market or the factors of production which are immobile here in your country, obviously. So if you can get the factors of production which can give you benefit in another country, so obviously there is a possibility कि आप उन factors of production को utilize करके benefits achieve कर लें. Third thing, use of foreign raw materials, कि अगर आपके country में raw materials expensive हैं, you can have your setup into other economy where you can get the raw materials at cheap prices, or the use of foreign technology where you can learn the advancement. And finally, to react towards the exchange rate movements, कि जिधर आप उन countries में investment कर दें जिनकी currency weak है और chances हैं कि future में currency enhance होगी. Let's move on towards the details of FDI, that what are the motives and objectives. A corporation often reaches a stage when growth is limited in its home country, possibly because of the intense competition. तो any multinational company can reach to its saturation point, या फिर आप कह लें कि जो इसका maturity point है वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पर आपके benefits या profit limit हो जाते हैं to certain extent, and then it happens due to the increase or intense competition. So इस केस में मल्टीनेशनल कंपनीज के जो मोटिव्स हैं, दे हैव द ऑब्जेक्टिव कि उन्होंने जितने प्रॉफिट्स अपनी डोमेस्टिक मार्केट में या एग्जिस्टिंग मार्केट सेटअप में अचीव करने थे वो कर लिए, बट नाउ मूविंग अक्रॉस टुवर्ड्स द हायर रेवेन्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटेंस या इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. Even if it faces little competition, its market share in its home country may already be near its potential peak. अगर आप ये कह लें कि आपका जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल जो आपका बिजनेस है वो पीक लेवल तक पहुंच चुका है, दैट मीन्स कि आपने तमाम जो आपके कंट्री के अंदर अवेलेबल मार्केट्स हैं उन सब को आपने बिजनेस में उन सब मार्केट्स में मैच्योर कर लिया है और एट हायर लेवल आप वहां पे रन कर रहे हैं, ऑल्दो देयर इज नो ग्रेटर कंपटीशन अवेलेबल ओवर देयर. बट ऑब्वियसली जब आप पीक को टच कर रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू नाउ यू वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज वेयर यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग new, where by using which you can increase your profits or revenues. Thus the firms may consider foreign markets where there is a potential demand. तो जिस तरह हमने बात की कि आप न्यू वेज ऑफ डिमांड लेना चाहते हैं, वाई? बिकॉज आपकी जो करंट मार्केट है उसमें या तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और आपका रन करना या मूव करना नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यूज आउट ऑफ इट, या फिर ये कि आपने इतना मेच्योर कर लिया अपने प्रोडक्ट को या अपने रेवेन्यूज को इन डिफरेंट सेटअप्स ऑफ योर होल कंट्री दैट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव ऑन फर्दर विद दैट. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू ग्रैब पोटेंशियल डिमांड. मेनी डेवलपिंग कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, चिली, Mexico, Hungary and China have been perceived as attractive sources of new demand. So basically अगर आप अपना सेटअप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैटिन अमेरिका में एंड यू वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्दर डिमांड सेटअप जहाँ पे आपका बेसिकली एनवायरनमेंट भी ज्यादा चेंज ना हो एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रैब द मार्केट ड्यू टू द डिफरेंट कंडीशंस व्हिच सूट्स टू योर प्रोडक्ट, सो यू कैन फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैटिन अमेरिका की जिस तरह बात करें तो अर्जेंटीना एंड चिली और मैक्सिको, दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर कंसिडर्ड एज द फेवरेबल मार्केट्स इन दिस रिगार्ड कि जहाँ पर आपको पोटेंशियल डिमांड अवेलेबल है. If you consider the European economies, तो अगर आपने further move करना है into the European economy and you want to grab this criteria where you want to basically attract the potential demand, so in case of Europe, Hungary is the country which is considered the best for this type of demand, where there is a possibility कि अगर आप अपना नया setup being considering into the European economy setup लगाएं या फिर एक नई subsidiary establish करना चाहें, so Hungary is somewhere where you can establish a new business and you can have more and more demand. While coming to the Asian economies, China, obviously everyone knows that China is the place where if you want to increase your setup or if you want to launch a subsidiary, so that is the best favorable market where you can get a lot of benefit and you can have your setup over there. So अगर आप Latin American countries की बात करें तो भी examples available हैं, European countries की लिए भी available हैं और Asian के लिए भी available हैं. So these are the motives जब आपकी multinational companies जब एक अपनी market में extreme points achieve कर लेती हैं, बेनिफिट्स या रेवेन्यूज जनरेट कर लेती हैं, देन देयर इज अ पॉइंट दैट दे नीड टू मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर मार्केट वेयर देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो नई सोर्सेज ऑफ डिमांड को अट्रैक्ट कर सके, एंड देयर आर एग्जांपल्स अवेलेबल फॉर दैट.
Many multinational companies have penetrated these countries since barriers have been removed. अब obviously multinational companies तभी इन countries में move कर सकती हैं जब वहाँ पर international trade से related या international financial transaction से related barriers ना हों. अगर बैरियर्स होंगे then there is a possibility कि due to those barriers multinational companies would try to avoid these economies. So ये जो कंट्रीज जिस तरह हमने अभी बात की मैक्सिको की, चिली की, आपके हंगरी की या चाइना की, these countries are the examples where there are less trade barriers and less international financial barriers. Because the consumers in some countries have historically been restricted from purchasing goods produced by firms outside their countries. So there are possibility कि आप multinational companies जो हैं वो enter होती हैं into foreign markets, but why they enter? Because they are trying to enter in those areas जहाँ पे barriers कम हैं. But we have seen in the past that there are countries who have restricted their countries or restricted the demand कि वो बाहर से या किसी foreign country में जाके वहाँ पर अपना setup नहीं लगा सकते या फिर उनकी demand नहीं कर सकते, products को purchase नहीं कर सकते. Some goods are not well established and offer much potential for penetration by multinational companies. So अगर तो trade barriers नहीं हैं या आपके international financial transactions में barriers नहीं हैं, so there is a possibility that you can move on. लेकिन अगर आपके multinational company में barriers हैं या आपके government की तरफ से कोई barriers involved है, in that case it would not be possible for the businesses to move on into those economies जहाँ पे government ने कोई restrictions रखी नहीं है या कोई barriers लगाए हुए हैं. The European Union's recent expansion enables members to transport products throughout the Europe at reduced tariffs. We have discussed it in our earlier classes कि जो आपकी European Union है, why it was formed, because they wanted to have reduced barriers in terms of international trade. So when there will be reduced barriers in international trade, तो आपकी जो international financial transaction है वो भी smoothly run होंगी. Why? Because when we are talking about the European Union, so they have introduced their Single Currency Act, by which they are trying to use the same currency across the Europe so that all the countries available in Europe can do their trade. One thing, without restrictions. Second thing, by using the same currency, so exchange rate risk is not involved in that. So आपके जो motives होते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, दे आर फेवरेबल फॉर दोज इकोनॉमीज जहां पे ट्रेड बैरियर्स ज्यादा नहीं है. एंड ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन, दे आर द एग्जांपल्स वेयर दे हैव रिड्यूस्ड टू द विद द बैरियर्स टू द ग्रेटर एक्सटेंट, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द currencies, and they have introduced the different laws and regulation by which the European countries are facilitated for their trade into the European region. New low-wage members such as Poland, Czech Republic and Romania were thus targeted for new DFIs by multinational companies that wanted to reduce manufacturing costs. तो जिस तरह हमने बात की यूरोपियन यूनियन की, सो यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया, एंड देन विद द न्यू वेज मेंबर्स, लो वेज मेंबर्स, जिस तरह हमने बात की कि यूरोपियन यूनियन जब फॉर्म हुआ तो उसको 12 मेंबर्स ने ज्वाइन किया. इन तमाम 12 मेंबर्स में सारे के सारे हाई डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हैं यूरोप के, बट अमंग द यूरोप ऑब्वियसली देयर आर countries who are in the bottom, and these bottom countries are offering low wage members. So अब इन countries में क्योंकि wages low हैं, so what the other countries can do, जैसे for example आपके स्विट्जरलैंड है या यूनाइटेड किंगडम है या जो आपके developed economies हैं into the Europe, what they can do is they can use the economy of Poland, Czech Republic and Romania for their DFI setup, because इन countries में जो wages हैं वो low हैं as compared to Switzerland, England or any other developed country in the Europe. So motives जो आपके आ जाते हैं, जो हमने पहले define किए कि क्या हैं, कि आप reduced costs को use करते हैं, आप ऐसी economies में जाते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीप रेट्स पे अवेलेबल हो या फिर लो वेजेस अवेलेबल हो. सो इन यूरोप दीज कंट्रीज आर द एग्जांपल वेयर यू कैन गेट चीप वेजेस. एंड अगर इंग्लैंड ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना है, सो रादर देन प्रोड्यूसिंग देम सेम इनटू द इंग्लैंड, इफ दे वांट टू प्रोड्यूस इट विद इन यूरोप, सो दीज आर द कंट्रीज वेयर पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रोमानिया, वेयर दे कैन प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस. However, there is a trade-off. Thousands of jobs were lost in
वेस्टर्न यूरोप। तो जिस तरह हमने बात की कि जब आप बात करते हैं इंक्रीज्ड प्रोडक्शन की या इंक्रीज्ड आपकी जो ट्रेड है उसकी, ट्रेड बैरियर्स तो आपने रिड्यूस कर दिए, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे कंट्री में जाके यूज कर लिए, बट अगेन देयर इज अ ट्रेड ऑफ, बिकॉज आपको सिर्फ बेनिफिट नहीं हो रहा, ऑन दी अदर हैंड यू आर इंक्रीजिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन योर कंट्री। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लैंड ने प्रोडक्शन करवानी है चेक रिपब्लिक से या फिर पोलैंड से, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू और दे आर गिविंग द ऑर्डर्स इनटू दोज इकोनॉमीज। अब उसमें आउटसोर्सिंग हो रही है और आपकी अपने इकोनॉमी में जो लोग ये सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, दे आर जॉबलेस नाउ। So there is a trade-off when you are talking about the direct foreign investment setup, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे कंट्री में या जब आप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं, सो बेसिकली यू आर डूइंग अ ट्रेड ऑफ, क्योंकि उस केस में आपके अपने कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लूज हो रही है। Now entering into the profitable market, so if other corporations in the industry have proved that superior earnings can be realized in other markets, then multinational companies may also decide to sell in those markets. So if you are a multinational company, अगर आप say for example manager है एक multinational company के, and you have to decide that how you can increase the profits or how you can increase the revenues. So first thing, corporations in the industry, they can use or produce approved that superior earnings कहाँ से आ रही हैं, किन मार्केट्स में अर्निंग्स ज्यादा हो रही हैं या जहाँ पे रियलाइज्ड रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा है। सो इन दैट केस जब आप ये रियलाइज कर लेंगे कि इन मार्केट्स में ये मार्केट्स हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे उन मार्केट्स को जहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट्स अचीव हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी यू वुड प्रेफर टू हैव योर सेटअप इन दैट पर्टिकुलर मार्केट सो दैट टू अचीव मोर एंड मोर फाइनेंसेस फ्रॉम देयर and having more revenues out of it. It may plan to undercut the prevailing excessively high prices. A common problem with this strategy is that previously established sellers in a new market may prevent a new competitor from taking away their business by lowering their prices just when the new competitor attempts to break into this market. अब जो आपके main problem इस type के objective में आती है कि if you are trying to enter into a market where you are thinking के profits बहुत ज़्यादा हैं आपके type के products के और you are trying to grab that market also, तो जब आप अपना product लेके उस market में एंटर होंगे because you are trying to increase your revenues in terms of international finance जो आपका ऑब्जेक्टिव है, so there is a possibility कि जब आप उस मार्केट में एंटर होंगे जहाँ ऑलरेडी इन्हीं प्रोडक्ट्स का कंपटीशन बहुत हाई है और आप उस मार्केट में इसलिए एंटर हो रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स होंगे what they will do is they will lower their products prices। जब वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। So जब भी आप किसी नई मार्केट में एंटर होते हैं, so there is a point कि when you are trying to break through a new market, तो वहाँ जो existing competitors आपके available है मार्केट में, they will reduce the prices of their product, और जब उनके products की prices reduce हो जाएंगी, so obviously people would love to buy their products rather than taking your new product which is launched now into the market. So when you are entering into the profitable market, there is a point of view कि आप जब enter होते हैं, so there is a possibility that you won't be able to compete to that standard which you are thinking before coming to that particular market. Now, exploiting the monopolistic competition, firms may become internationalized if they possess resources or skills not available to competing firms. So अगर तो आपके पास कुछ ऐसे resources available हैं जो आपके competitors के पास नहीं है available, for example resources हैं, skills हैं, in that case obviously internationalization would be a point of view from your perspective कि आप being a multinational company now you are trying to have your setups in other countries also, because in that case आपके जो competitors हैं उनके पास तो ये resources या skills available नहीं है। What you can do is you can get benefit out of it, so you can launch your subsidiaries or you can establish your subsidiaries into different markets and then you can see how you can compete with that. If a firm possesses advanced technology and has exploited this advantage successfully in local markets, the firm may attempt to exploit it internationally as well. For example, आपकी जो multinational company है आपको ये benefit available है that you have the monopolistic advantage. You have the technology which your competitor does not have.
तो आप डोमेस्टिक मार्केट में तो मेच्योर कर लिया है, नाउ यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यूज बाय एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो बाय यूजिंग द सेम टाइप ऑफ सक्सेसफुल technology. In fact, the firm may have more distinct advantages in the markets that have less advanced technology. तो आपकी अगर फर्म के पास या आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है, what you can do is you can enter into those markets जहाँ पे अभी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही. So obviously in that case जब आप उन फॉरेन मार्केट्स में एंटर होंगे जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, there will be a positive point कि आप वहाँ जाके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और इन दैट केस there is a possibility कि आप FDI सेटअप के बाद हाई रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं. Let's take the example for this. Japanese automobiles manufacturers established plants in United States. अब Japanese manufacturers जो हैं जो कि cars या फिर automobiles produce कर रहे हैं, obviously they are world number one. They have the monopolistic advantage because जितनी quality Japanese car की है वो all over the world किसी और automobiles में या किसी और production technology के पास नहीं है. So Japanese automobile manufacturers establish plants in United States. अगर वो US में या अमेरिका में जिस तरह वो अपना प्लांट सेटअप कर लेते हैं in anticipation that their exports to United States would be subject to more strict trade restrictions. अब अगर जापानीज को ये पता हो या ये उनको आइडिया हो जाए कि जब वो अमेरिका का अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगी या रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होंगी, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, ऑब्वियसली जापानीज के माइंड में एक ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि अगर वो अपना एक नया सब्सिडरी स्टैब्लिश कर देते हैं इन अमेरिका एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स ओवर देयर इन अमेरिका विद द सेम क्वालिटी ऑफ द जापानीज टेक्नोलॉजी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बीट द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड. सो आपकी जो जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं दे विल कंसिडर इट इन अ वे कि दोज मार्केट्स के जहां पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट होने का चांस है, so they will try to have their subsidy. So Japanese companies जिनको ये आइडिया है कि अगर वो कंट्रीज जहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट होने का चांस है, they would prefer to go into those countries and have their setup of their subsidiaries over in those countries so that to avoid the trade restrictions. Plus, Japanese companies recognize that the trade barriers could be established that would limit or prohibit their exports. So Japanese country जो company है that can also consider कि due to the trade barriers they would limit their exports. So it's always in their favor that rather than facing the trade barriers and then limited exports, they should have their setup in those particular countries जहाँ से already उनकी demand बहुत ज़्यादा है, so that to avoid different type of trade restrictions and exports limitations. By producing automobiles in United States, Japanese manufacturers could avoid trade barriers. The optimal method for a firm to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristics of the market. So it depends कि आप किस तरह से किसी foreign market में enter हो सकते हैं, penetrate कर सकते हैं, and it partially depend on the characteristics of the market कि उस market में वो characteristics available हैं या नहीं, whether you can enter into a new setup, yes or no. For example, if the consumers are used to buying the products from local firms, then licensing arrangements or joint ventures may be more appropriate. तो आपको basically when you are trying to enter into a new market, so you have to see कि whether you can enter into the new market or not. पार्शली एंटर करना है या फुल आप एंटर होना चाह रहे हैं उस मार्केट में, आप अगर उस मार्केट में एंटर होंगे तो वेदर यू कैन गेट द हायर रेवेन्यूज ऑब्जेक्टिव और वेदर यू कैन अचीव द लोअर कॉस्ट ऑब्जेक्टिव और नॉट. सो फॉर एग्जांपल इफ कंज्यूमर्स आर यूज्ड टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल फर्म्स, कि किसी लोकल फर्म से ही आपके प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट के जो कंज्यूमर्स हैं, व्हाट यू कैन डू इज वेदर यू कैन गो फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ लाइसेंसिंग कि या तो आप एक लाइसेंस ले लें rather than having your own subsidiary over there, or you can start with the joint ventures. So I guess we are not supposed to go into the details of the licensing and joint ventures since we have discussed these two methods in detail in our earlier lectures. Before investing in a foreign country, the potential benefit must be weighed against the costs and risks associated with that specific country. अब अगर आपके माइंड में आया कि ओके फाइन आपने अपना सेटअप इंक्रीज करना है,
So, okay, पाकिस्तान में आपकी मेन पेरेंट कंपनी एंड यू वांट टू इंक्रीज योर सेटअप इनटू द डिफरेंट मार्केट्स. आप ये माइंड में रख लें, चले मैंने ईरान में सेटअप करना है, मैंने अफगानिस्तान में करना है, इंडिया में करना है, मुझे टर्की में करना है, और से फॉर एग्जांपल साउथ एशियन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करना है, बांग्लादेश है, डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनमें मैं अपने सेटअप्स लॉन्च करना चाह रही हूँ. What will be your objective? Obviously, you have to see the characteristics of those markets, and you have to get the weighed benefits. You have to have an analysis on the costs and benefit. So आपकी costs कितनी attached हैं जब आप setup को launch करना चाह रहे हैं into different countries, into different markets, कितनी costs involve होंगी, and risks associated with that specific country. So for example, हमने ईरान की बात की, पाकिस्तानी setup into Iran. Obviously, there are some limitations available due to the different types of problems. आप अफगानिस्तान में अपना सेटअप लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज ड्यू टू व्हिच यू हैव टू फेस सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर आल्सो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस इन इंडियन इकोनॉमी, यू माइट फेस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर. सो जब आप किसी भी नए कंट्री में अपना सेटअप लॉन्च करना जा रहे हैं, यू मस्ट कंसिडर कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी, वेदर इट वुड बी पॉसिबल फॉर योर कंपनी टू गेट द सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच you are expecting, to have increased revenue out of it, to have reduced costs out of it or not. Because अगर आपको ये तमाम objectives achieve नहीं हो रहे या ये motives achieve नहीं हो रहे, then there is no point that you should go for that type of investment. In particular, the multinational company will want to review the foreign country's economic growth and other macroeconomic indicators, so as well as the political structure and policy issues. So these are some very important points. Say for example, जिस तरह हमने बात की ईरान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की, कि अगर पाकिस्तानी कंपनी अपना सेटअप इन तमाम कंट्रीज में लॉन्च करना चाह रही है या सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करना चाह रही है, या फिर आप DFIs के थ्रू, या फिर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्वायर करना चाह रहे हैं, so what you need to review is first thing economic growth of that particular country. ईरान का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अफगानिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, क्या रेशो है, क्या रेट है, आपके इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है. Once you have identified the growth rates, then you would be able to identify कि आपका जो प्रोडक्ट है whether it is suitable in that growth rate or not. उस कंट्री की खुद की ग्रोथ इतनी है या नहीं जहां पे आप सेटअप लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन इंक्रीज ऑन विद योर रेवेन्यूज एंड यू कैन अचीव द टारगेट ऑफ रिड्यूस्ड कॉस्ट्स. Plus, if you review the countries, apart from economic growth, you can look into the macroeconomic indicators. Now, what type of macro indicators you can focus? First thing, you can see the inflation rate, कि जब आप अपना DFI का setup launch करना चाह रहे हैं into an economy, so what can be the inflation rate in those economies? अब obviously आपका जो inflation का indicator है, that is very much linked with the international trade also. So आपके अफगानिस्तान में, आपके इंडिया में, आपके ईरान में इन्फ्लेशन रेट क्या है, and how much it can have an impact over your new setup, which subsidiary you have launched into these economies. So other economic factors you can see, whatever their GDP growth, their inflation rate, their say for example literacy rate. If your product is somewhat where you feel कि जी लोगों का literate होना भी ज़रूरी है for your product. So obviously there are so many other economic factors by which you should consider while you are launching your business or while you are establishing your subsidiary into a new market. Plus, it is also considered that you should focus on the political structure. Yes, that is a point where you should focus. Say, for example, आप अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, आप ईरान की बात करें, you must consider the political setup of these economies. कि इन economies में political structure क्या है, और इन economies में politically आप किस तरह से consider कर सकते हैं कि इनकी जो governments हैं वो आपको कितना facilitate करने के लिए opportunities provide करेंगी. Being a multinational company, if your parent company is in Pakistan, so what do you think that how much facilitation Afghanistan will provide you, how much facilitation India would provide you, and how much facilitation Iran would provide you? That would be the main agenda from your point of view कि जब आप एक नया setup launch करने जा रहे हैं in the subsidiaries. And the policy issues, plus when you are talking about the policy issues, तो आपके ईरान, अफगानिस्तान या इंडिया कितने trade barriers involve करते हैं
regarding the international trade. So whether you are allowed to have your setup installed in those countries or not, whether you can establish your subsidiaries in those countries or not. So in that case you must see कि उनकी policies क्या हैं, government की policies क्या हैं, या general policies जो उनके regarding your industry or your product, and if you are introducing the financial assets, so what are the criteria in those countries. So when you are basically trying to introduce a new setup into another country, being a multinational company, so not only you should consider on the different trade barriers considerations, plus you should focus on the over the political structure, over the policy issue, macroeconomic indicators, and the economic growth of those particular countries also, because you are trying to have your setup into a new economy. And as we have discussed it already, कि अगर आप satisfied नहीं है and you want to wind up these kind of businesses, so it will incur, in that case you have to incur a huge costs. So when you are trying to have a new DFI in any country, you must consider or read different types of characteristics of those markets first, and then you should decide whether you should go into, penetrate into that market or not. As conditions change over time, some countries may become more attractive targets for DFIs, while other countries become less attractive. So due to the economic conditions, say for example due to the political conditions, due to the change in policies, due to the change in any other factor, there is a possibility that over time the same countries who were attractive before, say for example 5 years ago, they are no more attractive now. Why? Because people want to invest, or they want to go into the other countries where the policies are much more relaxed than these countries. So due to the economic conditions or due to the other conditions which change over time, you need to consider कि कुछ countries जो हैं वो ज़्यादा attractive हो जाते हैं for DFI targets as compared to the other countries. Say for example जिस तरह before the introduction of the European Union, वो countries जो कि European Union में अभी available हैं, they used to go for the investment in different countries, but after the inception of your European Union, Europe ने basically एक union form कर दिया among the European countries, and now they are facilitated so much that these countries does not want to go out of their setups, rather to that extent जब तक कि उनको बाकी countries से कोई बहुत huge benefit ना हो रहा हो. So obviously जब countries के conditions change होते हैं over time, there is a possibility कि DFIs का जो attraction है वो भी चेंज हो जाए टुवर्ड्स दोज कंट्रीज जहां पे पॉलिसी से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर आपके इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Europe, especially the Eastern Europe, Latin America and Asia now receive a large proportion of DFI than in past. Say for example, जिस तरह हमने बात की कि European economies में due to the improved international business setup and due to the improved policies, they are attracting a lot of new members, a lot of new investment in their economies. सो यूरोप में और लैटिन अमेरिका में और एशिया में कुछ ऐसे इकोनॉमीज हैं जहां पे फर्दर DFIs के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं दे आर ट्राइंग टू प्रेफर दीज इकोनॉमीज ड्यू टू द डिफरेंट रिलैक्स्ड पॉलिसीज बाय विच दे कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू DFI इनटू दीज सेटअप्स. Benefits of international diversification can be another motive. The key to international diversification is to select foreign projects whose performance levels are not highly correlated over time. So जिस तरह हमने पहले भी डाइवर्सिफिकेशन की बात की कि डाइवर्सिफिकेशन के केस में यू मस्ट फोकस ऑन द कोरिलेशन फैक्टर. पहले हमने बात की थी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, बट इन दिस केस यू शुड सी कि ओवर टाइम जो कोरिलेशन है बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स शुड नॉट बी टू दैट एक्सटेंट कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे इफेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल द की टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज टू सिलेक्ट फॉरेन प्रोजेक्ट्स. उन प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं इनटू न्यू सेटअप हुज परफॉर्मेंस लेवल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड ओवर टाइम. सो ओवर टाइम आपके जो आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं उनकी आपस में कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए इनटू दीज इकोनॉमीज वेयर यू आर ट्राइंग टू हैव देयर सेटअप, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन तभी अचीव होगी जब डाइवर्सिफाइड होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा बिटवीन द फॉरेन प्रोजेक्ट्स. आपने अगर डाइवर्सिफिकेशन अचीव करनी है बाय यूजिंग द सब्सिडरीज और बाय एस्टैब्लिशिंग द सब्सिडरीज और बाय एक्वायरिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आपस में
डाइवर्सिफिकेशन ओवर टाइम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन दैट केस के उनकी आपस में जो कोरिलेशन ओवर टाइम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन दैट केस you won't be able to achieve the benefit of diversification. In this way, the various international projects are less likely to experience poor performance simultaneously. For example, several firms experienced weak sales because of the reduced US demand for their products. So अब हम बात करें डिफरेंट फर्म्स की जिन्होंने एक्सपीरियंस किया रिड्यूस्ड सेल्स या फिर रिड्यूस्ड डिमांड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो आपकी यूएस डिमांड थी फॉर देयर प्रोडक्ट्स. दे रिस्पॉन्डेड बाय इंक्रीजिंग देयर एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट्स. सो जब उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई फ्रॉम यूएस मार्केट, सो व्हाट दे डिड वाज दैट दे एक्सपेंडेड their setups into different markets in foreign, and that included, for example, आपकी AT&T की firm है और Nortel है. These are the examples who had faced their reduced demand from US, and then they expanded on with their existing setups to the different financial foreign markets. Networks pursued new businesses in China. US technology planned substantial expansion in Europe and Asia. So, for example, networks जो हैं उन्होंने pursued their businesses in China, US technology planned substantial expansion in Europe. ये different examples हैं different companies की जिन्होंने अपनी expansion की है in different countries में. For example, आपकी जो different firms हैं जिनकी demand reduce हुई है in their particular setup, they move on with the new demand setup where they are thinking कि किसी नए setup के साथ they can increase or they can basically improve on with the demand. IBM, a very famous company, increased its presence in China, India, South Korea, Taiwan, and so on. So जो आपकी IBM कंपनी है उन्होंने अपनी डिमांड इंक्रीज की है इन दीज इकोनॉमीज. फॉर एग्जांपल चाइना में यहाँ सेटअप इंक्रीज किया है, सब्सिडरीज इस्टेब्लिश किए हैं इन इंडिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान. इसी तरह सिस्को की अगर हम बात करें, सिस्को सिस्टम्स दे एक्सपैंडेड सब्सटेंशियली इन चाइना, जापान, साउथ कोरिया. नाउ दीज आर द कंट्रीज यू कैन सी के जो अभी हमने पिछली IBM की भी बात की, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की. सो दीज आर द फेवरेट मार्केट्स इन विच they have introduced, or these economies are the favorite economies in terms of the technology के जो IBM है या Cisco systems हैं, they have preferred to penetrate into South Korea, Japan, China, because they feel that these are the countries where they can launch their technology related business more effectively. So foreign expansion diversify multinational sources of revenues and thus reduces its reliance on US economy. So ये firms जो थी, rather than having their more dependence only on United States, they have expanded on with different countries in different regions, say for example China, Japan, South Korea, and now they are basically enjoying the benefits of international diversification, because in case if they are facing reduced demand from US economy, on the other hand they are facing the higher demand from China, Japan and South Korea. So by this way आपकी IBM ने और Cisco International Systems ने, इन दोनों firms ने markets grab कर लिए by using the इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स से होने वाला लॉस बेसिकली बैलेंस हो जाता है विद द प्रॉफिट्स विच दे आर रिसीविंग फ्रॉम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. Walmart, and again a huge name, has not only diversified internationally but has spread its business into many emerging markets as well. So Walmart has also decided that rather than focusing only in particular areas, they should diversify internationally, and what they have done is that they have spread their businesses into many emerging markets. तो बहुत सारी markets में उन्होंने basically introduce कराया अपना business, especially in emerging markets. Thus, it is less sensitive to a recession in the more developed countries such as those in Western Europe. So, in this case, recession के लिए आप बहुत reduce level के ऊपर sensitive हो जाते हैं, because you are diversified internationally, और आप recession के phase में जाने से पहले ही किसी दूसरे project से benefit receive करना शुरू कर देते हैं. So, international diversification basically helps already existing multinational companies to avoid the losses which they will face from the from the different setups. Diversification benefits for Merrimack company.
Merrimack Company, a US firm, plans to invest in a new project in either the US or the UK. So ये एक firm है which is US based firm and plans to invest in a new project. ये फर्म किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है either in United States or in UK. Now these are the characteristics which I would suggest you कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें इन वैल्यूज को कि प्रोजेक्ट के मीन एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स रिटर्न्स क्या हैं इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो वो लॉन्च हो रहा है इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो मैरीमैक जो आपकी फर्म है वो लॉन्च करना चाह रही है अपना नया प्लांट ईदर इन यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इन यूके. तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर मैरीमैक जो कि ऑलरेडी एक यूएस कंपनी है वो एक फर्दर सेटअप यूएस में ही लॉन्च कर दे या फिर दे शुड गो फॉर दी यूके. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा है. प्रोजेक्ट्स मीन एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न आफ्टर टैक्स. तो जो मीन रिटर्न एवरेज रिटर्न फ्रॉम टैक्स है आफ्टर टैक्स है वो दोनों के लिए वेदर दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर सेटअप इन यूएस और दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर सेटअप इन यूके इट विल रिमेन सेम एंड दैट इज बेसिकली 25% फॉर बोथ. So in this case, the Merrimack company is trying to decide कि whether they should start their business, existing business को expand कर दे in US या फिर they should go for a new setup in UK. अब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ऑब्जर्व करने हैं मैरीमैक कंपनी ने कि वेदर दे शुड लॉन्च इट इन यूके और यूएस. यूएस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको एक्सपैंड कर दें या फिर यूके में एक नया सेटअप लॉन्च कर दें. तो प्रोजेक्ट का जो मीन एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स रिटर्न है दैट इज 25% फॉर यूके एंड फॉर यूएस ऑल्सो. सो दोनों से आपको रिटर्न तो सेम आ रहा है दोनों प्रोजेक्ट से, चाहे आप यूएस चूज कर लें चाहे आप यूके चूज कर लें. सो आपके पास रिटर्न जो है वो दोनों का सेम आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच बेसिकली कैलकुलेट्स द रिस्क फैक्टर अटैच्ड टू एनी थिंग. इन दिस केस दिस इज द प्रोजेक्ट. सो द रिस्क फैक्टर अटैच्ड टू दिस प्रोजेक्ट वेदर यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस इन यूएस और यू आर लॉन्चिंग योर बिजनेस इन यूके. इन दिस केस आपके पास जो यूएस से related standard deviation है that is 0.09. However, when you consider the standard deviation of UK that is 0.11. अब आपके पास standard deviations की दोनों की वैल्यू आ गई कि अगर आप US में इन्वेस्ट करते हैं so जो वेरिएशन होगी या जो मीन वैल्यू से जो आपकी वैल्यू डिविएट करेगी that will be up to 0.09. However, if you will consider your variation into UK so that will be up to 0.11 and if you consider it into the परसेंटेजेस. सो आपका जो पहला यूएस में आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है दैट इज 9% और जो आपकी यूके में स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है दैट इज 11%. इस केस में आपने ये भी देखना है कि दोनों प्रोजेक्ट की आपस में कोरिलेशन कितनी चल रही है. कोरिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिटर्न विद रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस. तो जो यूएस का एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ कोरिलेशन यू हैव टू सी. इन केस ऑफ यूएस एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द न्यू प्रोजेक्ट जो कोरिलेशन आ रही है दैट इज 80% या 0.80. However, if you consider in terms of UK business, तो आपकी जो US की फर्म की एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस रन हो रहा है उसके साथ नया जो लॉन्च करना चाह रहे हैं सेटअप उसमें जो कोरिलेशन आ रही है विद UK दैट इज 0.02. अगर आप इन तमाम स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर करें तो वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज रिस्क फैक्टर आपके पास US में जो आपके बिजनेस लॉन्च अगर आपने करना है तो वेरिएशन कम आएगी एंड इन दिस केस इट इज 9%. while if you want to launch it in UK तो आपकी वेरिएशन 11% की होगी दैट इज 0.11. सो इट मींस कि UK में वेरिएशन या रिस्क ज्यादा है. बट ऑन दी अदर हैंड वी हैव आल्सो सीन कि प्रोजेक्ट्स की आपस की कोरिलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इट विल नॉट बी अ फेवरेबल पॉइंट. जो भी हमने 2-3 स्लाइड्स पीछे ये पॉइंट डिस्कस किया कि आपके पास प्रोजेक्ट्स की आपस की कोरिलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब अगर यूएस फर्म को आप कंसिडर करें जो कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही है इसका अपने ही नए एग्जिस्टिंग सेटअप में जो नया सेटअप लॉन्च करना चाह रहे हैं या एक सब्सिडरी लॉन्च करना चाह रहे हैं दैट हैज अ कोरिलेशन विद द एग्जिस्टिंग सेटअप एज 0.80. दैट मींस हाईली कोरिलेटेड. सो हाईली कोरिलेटेड जो होती हैं
इस केस में कि जो प्रोजेक्ट्स हाईली कोरिलेटेड हैं वो तो फेवरेबल नहीं है. हाउएवर ऑन द अदर हैंड इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कम है एज कम्पेयर टू यूके. अब इसमें जो आप देख लें तो आपके पास 2% से लेस आ रही है, 2% आ रहा है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ यूएस विद द न्यू प्रोजेक्ट विच दे विल लॉन्च इट इन यूनाइटेड किंगडम. सो इस टेबल में बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये देखें कि रिस्क फैक्टर किस तरह से है, रीडेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप इसको रीड करें और कंसिडर करें कि इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है और उनको किस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. First thing that the mean expected returns after tax are 25% for both. तो आप चाहे यूएस में अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें या एस्टैब्लिश करें या फिर आप यूके में अपना प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करें, आपको रिटर्न 25% आएगा. सेकेंड वन इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर प्रोजेक्ट्स रिटर्न. आप यूएस में अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास 9% रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इन्वॉल्व है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूके में अपना सेटअप इंस्टॉल करेंगे या एस्टैब्लिश करेंगे देन 11% वहां पर आपके पास रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है. फाइनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज 80% फॉर द फर्स्ट वन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर यूएस. अगर यूएस में रहते हुए आप एक नेक्स्ट सेटअप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपके पास 80% कोरिलेशन आ रही है बिटवीन द टू प्रोजेक्ट्स. हाउएवर इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ न्यू सेटअप इन यूके तो आपके यूएस के एग्जिस्टिंग सेटअप में और यूके के नए सेटअप में जो कोरिलेशन आ रही है दैट इज 2% विच इज फेवरेबल इन दैट रिगार्ड. सो अगर इस टेबल को ओवरऑल आप कंसिडर करें तो एक तो ये कि रिटर्न दोनों के सेम है, रिस्क आपका जो है वो यूके की फर्म में ज्यादा है, कोरिलेशन आपकी यूएस की फर्म में जो सेटअप लॉन्च होना चाह रहा है उसमें ज्यादा है. सो हाउ वुड यू डिसाइड कि मैरीमैक कंपनी जो है उसको अपना सेटअप यूएस में ओपन करना चाहिए या फिर दे हैव टू ओपन अप देयर सेटअप इन UK. So in terms of return, neither new project has an advantage because we were talking about the benefits taken from the US and UK. So we have considered the values for average return and our standard deviation along with that. So let's move on with the explanation of these examples. With regard to the risks, the new project is expected to exhibit slightly less variability in returns if it is located in US. So as we have discussed कि जब आप अपना project US में launch करेंगे while you are already having your project in US, so that has slightly less variability and variability is considered in terms of standard deviation of the returns. However, estimating the risk of the individual project without considering the overall firm would be a mistake. So when you are talking about the variability, so that is something where you are focusing on the risk factor. As we have discussed कि जब आप variability की बात कर रहे हैं, so in that case standard deviations are involved and standard deviations are the factors in terms of international finance which measure the risk factor. So in this regard or in this particular example, you cannot consider that because the returns are coming 25% from both the projects, so you should focus on the risk factor also because returns तो दोनों projects के 25% हैं which are equal, on the basis of which if you consider के fine you can go for the one where you are getting less risks involved with that. Again there is another criteria which is involved in this example which is called the correlation coefficient. Along with the variation you must focus on the correlation between the two projects. Now let's take this example that suppose that the project will constitute 30% of Merrimack's total funds invested in itself and that the standard deviation of the return on its existing business is 0.10. So let's take these values and do this numerically, that how you can find that which project is feasible and whether you should go for the UK or you should go for the US setup. So the values for this one is, you are given that it is the 30% Merrimack's funds invested in itself. However, there is standard deviation which is denoted with sigma is 0.10. Now the other values will remain same with the previous table where we have discussed कि आपके expected returns क्या आ रहे हैं, आपकी variation कितनी है और correlation coefficient कितना है. On the basis of that you will decide with these new figures that whether you should go for the UK setup or you should launch your new subsidiary into America.
If the new project is located in US, the portfolio variance for overall firm would be considered. First thing you have to consider कि आपके पास जो आपने नया setup launch करना है, since you are involving the values from UK and US both, so in that case you are designing a portfolio because you have to consider the rate of returns and rate of variation for both the projects, and then you have to see कि आपके पास returns क्या आ रहे हैं, and in that case you will decide whether you should go for the portfolio A or portfolio B. When we will focus on portfolio or the weights for A, that means you are considering or taking the weights from project from the existing project to the new project. अब जहाँ पर आप WA की बात करेंगे in this case, so WA would be for example the existing project and WB for the new project. So when you are considering these criterias, so let's plug on the values and find how much variation you are getting from this portfolio, the overall variation from the whole portfolio, because now you are considering the return from UK and US, the mixed return from the whole portfolio. So let's move on with the first one, where we are considering that is the first option, that if you are having the already existing setup in the first in America and you want to launch a new subsidiary into the same market. So your mean expected returns are given as 25%. However, your standard deviation is given of the project is given as 0.09, while your correlation for that particular project was given as 0.80. So keeping these values in your mind while the other values are given on the previous slide, let's move on with this formula and plug the values. So you have, since 30% setup is given or 30% weight is given to the existing setup, so 70% is left. So 70% would be your weight A, taking the square of that, and the variation attached to this 70% is 0.10. And again you have to take the square. For the next one, because you have taken the 0.70 as the weight for the existing project, for the new project, now you have to take the weight for the existing project, which is 0.30, and you have to square it along with its variation, which is given as 0.09. Plus, again plugging the values in the last term of this formula, which is this one. So 2 times your first weight, which is 0.7, and then 0.3. Plugging the values for standard deviations, जो आपकी आ रही हैं 0.10, और second variation आपकी आ रही है 0.09 की. ये आपके इन दोनों projects की variations हैं. And then again, जब आप correlations को ignore नहीं कर सकते, because when you are talking about the standard deviation for 2 particular projects, then you have to see the correlation among these 2 projects. So the correlation between the 2 projects is 0.80. So let's do the calculations. If you square the 0.70, so you get 0.49 here, and then square the standard deviation, which gives you the answer 0.01, plus 0.3, which is the next weight, square of it, that gives you 0.09, and the next standard deviation, which is 0.09, square it and you will get 0.0081. Then multiply all these values as it is, and you will get the variation in the whole portfolio. So by multiplying all these values for the first 2 multiplications, you get 0.0049 plus for the next one 0.09
0.00729, and for the last one 0.003024, and the final variation or the final answer for your portfolio variation is 0.00865. अब इस एग्जाम्पल में आपने बेसिकली जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इन अमेरिका, यू हैव टेकन द वैल्यूज फ्रॉम देयर एंड देन यू हैव टेकन आल्सो द वैल्यूज विच वर गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, जिसमें अमेरिका के नए प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स गिवन थे जिसमें उसका रिटर्न और उसकी वेरिएशन वाज गिवन. सो वी हैव एम्प्लॉयड दोज एंड वी हैव सीन कि अगर तो आपने एग्जिस्टिंग सेटअप विच इज ऑलरेडी बीन गिवन इन अमेरिका, यू आर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस विद रिमेनिंग इन टू द अमेरिका, देन यू विल गेट दिस मच वेरिएशन. So that is the point of view for or the point of concern which you will focus कि आपकी variation कितनी आ रही है या risk कितना involved है. So this one has 0.00865. In our next class we will move on with the same example and we will calculate the values for the UK project so that you can see and compare both the values, and then we will decide which project is feasible for the existing business of the American firm, that whether they should launch their new project in America or they should go for the international diversification and they should launch their business in United Kingdom. So till then, thank you and Allah Hafiz.